बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज तक हम आपको जितनी भी खबरें देते रहे हैं, जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, उन सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम वीडियो आज हम पेश कर रहे हैं। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि जो इस सदी की सबसे बड़ी खबर है कि इसराइल के खिलाफ जो सऊदी अरब और ईरान में स्ट्रेटजिक इत्तेहाद हो गया है। और ये इस सदी की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन इसलिए है कि इसराइल के क़याम के बाद से आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, अरब इसराइल जंगें, उनमें ईरान बतौर ग्रुप के और बतौर खित्ते की एक ताकत के शामिल नहीं था। इस दफ़ा पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान और जो इसकी पूरे खित्ते में प्रॉक्सीज हैं और जो दोस्त ममालिक हैं ईरान के ग्रुप के, वो भी इसराइल के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। और जो रवायती तौर पर अरब ममालिक हैं जिनके साथ साबका जंगें हुई थी, वो तमाम भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। और इन दोनों ग्रुपों के दरमियान कम अज कम इसराइल के मसले पर आइंदा के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इकट्ठे होकर चलने पर इत्तफाक हो गया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम ब्रेक कर रहे हैं। और न सिर्फ ये हुआ है, बल्कि जो चीन और रूस जो खित्ते की और एशिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, उनके साथ भी इन दोनों ग्रुपों के मामला तय हो गए हैं। और अब इसराइल के खिलाफ ये जो जंग है वो किस अंदाज में लड़ी जाएगी, इसमें कौन से ममालिक और कौन सा ग्रुप क्या किरदार अदा करेगा, फ्रंट लाइन स्टेट्स कौन सी होंगी और पसे मंजर में रहकर बैकअप कौन करेगा। और इस हवाले से जो वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने जो इस्लामी इंटरनेशनल अफवाज हैं, उनके जो चीफ हैं, सरबराह हैं, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, उन्हें क्या हुक्म दिया है, ये तमाम तफसीलात आज हम आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि ईरानी हिमायत याफ्ता जो मुजाहिद तंजीमें हैं, वो इस हवाले से क्या किरदार अदा करने जा रही हैं। ये तमाम तफसीलात बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आलम इस्लाम ये जंग किन दो महाजों पर लड़ेगा और फ्रंट लाइन स्टेट्स कौन सी होंगी और पसे मंजर में रहकर कौन लड़ेगा, ये तफसील हम बयान करते हैं। जो फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, पहले हम उनकी फहरिस्त आपकी खिदमत में पेश कर दें कि उनमें ईरान है, इराक, शाम, तुर्की, लबनान, यमन, कतर, हमास और इस्लामिक जहाद। ये तमाम जो कुव्वतें हैं, ये जो तमाम ममालिक हैं, ये जो तमाम प्रॉक्सीज हैं, इन ममालिक में ईरान ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली, वो एक गोरीला वॉर लड़ेंगी और उसके हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। जो ममालिक पीछे रहकर सपोर्ट करेंगे, जिस तरह आपको याद होगा कि रूस के खिलाफ जिहाद अफगानिस्तान के दौरान पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट थी और पीछे रहकर सऊदी अरब और अरब ममालिक ने साथ दिया था, वसाइल फराहम किए थे, जंगजू फराहम किए थे और बहुत से मामलात को आगे बढ़ाया था। इसी तरह अब जो ग्रुप सऊदी अरब की सरबराही में इस जंग के दौरान पसे मंजर में रहकर वही किरदार निभाएगा जो रूस के सोवियत यूनियन के खिलाफ इन ममालिक ने अदा किया था, वो ममालिक भी अब सुन ले उनमें कौन कौन से शामिल हैं। उनमें पहला नंबर सऊदी अरब का है, दूसरा मिस्र का, तीसरा मुत्तहिदा अरब अमारात का, चौथा उर्दन का, पांचवा फलस्तीनी अथॉरिटी का, छठा बहरीन का, सातवां कुवैत का, आठवां सूडान का और जो कुछ ममालिक अफ्रीका के भी इसमें शामिल हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है, बहुत बड़ा एक मंसूबा बन गया है, स्ट्रेटजिक इत्तेहाद बन गया है। जिस तरह हमने आपको बताया कि ये जो ममालिक हैं, जो पिछले अरब इसराइल जंगें हुई थी, उनमें शाम, मिस्र और इराक, सऊदी अरब, उर्दन, इन ममालिक ने वो जंगें लड़ी थी और ईरान इनमें शामिल नहीं था। बल्कि उस ज़माने में ईरान जो है वो अमरीकी इत्तेहादी हुआ करता था और जो शाह ईरान की उस ज़माने में हुकूमतें थी, इसलिए इसराइल को सिर्फ अरबों के साथ लड़ना पड़ा था। और लड़ने के हवाले से आप समझते हैं कि जो अरबों की जो अफवाज हैं वो इतनी ताकतवर नहीं है, या वो इतनी बैटल हार्डन नहीं है, इतनी सख्त जान नहीं है जितनी ये जो ईरान और इसकी प्रॉक्सीज हैं। ईरान में आपको याद होगा कि इराक का सद्दाम हुसैन की तरफ से जो जंग मुसल्लत की गई थी एक तवील अरसा तक इनकलाब के बाद, वो तने तनहा लड़ी थी। और उसके बाद जब से ईरान में इनकलाब आया है, अमेरिका, बरतानिया, पूरा यूरोप और इसराइल उसके खिलाफ
पाबंदियां लगाई हुई हैं, पता नहीं क्या क्या उस पर सख्तियां हैं, इसके बावजूद वो न सिर्फ उसने अपनी असलहा इंडस्ट्री को बहुत तरक्की दे दी, और बल्कि उसके जो ड्रोन हैं इस वक्त और मिसाइल वो रूस खरीद कर यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा ईरान ने इराक में बहुत बड़ी जंग लड़ी है। पहले सद्दाम की हुकूमत का खात्मा जब हुआ तो उसने अमेरिका का साथ दिया सॉरी, और फिर अमेरिकियों को निकालने के लिए उसने जो वहां पर प्रॉक्सीज थी अपनी उनको तरक्की दी, और ऐसी जंग लड़ी तवील कि अमेरिकियों को वहां से निकलना पड़ गया। अगली फतह जो ईरान ने हासिल की वो शाम में थी कि शाम पे जो बशार अल असद की हुकूमत थी, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर उस पर हमला किया था, दाश तश्कील दी, और भी बहुत सी जो सऊदी अरब को और कुछ दीगर ताकतों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन फिर ईरान उसमें कूद पड़ा। फिर ईरान की जो प्रॉक्सीज थी, हिजबुल्लाह थी, और फिर रूस उसमें आ गया। इस तरीके से इन्होंने शाम पर कब्जा करने की जो अमेरिका और इसराइल की कोशिश थी वो नाकाम बना दी। इसी तरह इसराइल ने जनूबी लबनान पर जब हमला किया तो जो हिजबुल्लाह है उसके ईरान ने मुकम्मल सपोर्ट की, और उसने एक बड़ी ज़ोरदार जंग लड़कर शिकस्त दी, पसपा कर दिया इसराइलियों को, और पूरा अपना जनूबी लबनान की जो आज़ादी है वो बरकरार रखी। इसी तरीके से जो हमास है उसे पहले ईरान की सपोर्ट हासिल थी, फिर कतर और तुर्की ने उसका साथ देना शुरू कर दिया, और आपने देखा कि उसने गजा को न सिर्फ आज़ाद करवाया बल्कि 2-3 इसराइली हमले पसपा करके वहाँ पर अपनी हुकूमत भी कायम कर रखी है, और 30,000 जो उसकी फोर्स है, जंगजू फोर्स, वो इस वक्त गजा में सरगर्म है, और उसकी अपनी असलहा साज फैक्ट्रियाँ हैं जिनके लिए आलात और साइंसी जो तकनीकी सहूलतें हैं वो ईरान और तुर्की फराहम कर रहे हैं। इसी तरह यमन में जो सूरत हाल है वहाँ पर जो हौसी बागी हैं, जो हौसी मलेशिया है, वो भी ईरान प्रो ईरानियन है, उन्होंने भी तवील जंग लड़ी है अमेरिका के खिलाफ और सऊदी अरब के खिलाफ। जब उनका इत्तेहाद था अमेरिका और सऊदी अरब का, तो उन्होंने बड़ा ज़ोरदार मार्का लड़ा और अपने मुल्क को उन्होंने आज़ाद करवाया। वो उनकी भी बहुत बड़ी फ़ौज है और बड़ी सख्त जान वो जंग लड़कर अपनी फतूहात दिखा चुके हैं। तो ये तमाम ममालिक नाज़रीन इकट्ठे हो चुके हैं। इराक में जो जिन कुव्वतों ने, जिन जंगजुओं ने अमेरिका के खिलाफ पहले सद्दाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर दाश के खिलाफ लड़ी, फिर अमेरिका के खिलाफ लड़ी, बड़ी तवील जंग हुई। आपको पता है कि इराक बिल्कुल तबाह हो गया, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि हम अपना मुल्क आज़ाद करवा लेंगे, और उन्होंने आज़ाद करवा भी लिया। और इराक के जो वज़ीर आज़म हैं भी हाल ही में प्यूटन से मुलाकात करके आए हैं, और जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी बगदाद गए थे। इस तरह ये सारे जो ममालिक हैं वो अपनी सफ बंदी कर रहे हैं। इसलिए जो ज़राए का कहना ये है कि ये जंग बड़ी तवील होगी। अब 2 मरहले होते हैं हर जंग के नाज़रीन। पहला मरहला ये होता है कि जो फ़ज़ा से तैयारों के ज़रिए बमबारी की जाती है और मिज़ाइल जो दूर मार हैं वो बरसाए जाते हैं। इस जंग में बिलाशुबा इस वक्त अमेरिका, नेटो ममालिक और इसराइल का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। इराक में जब हमला हुआ, जब शाम पर हमला हुआ, लीबिया पर हमला हुआ, अफगानिस्तान पर हमला हुआ, तो कोई मुल्क इस जंग में अमेरिका और उसकी इत्तेहादी नेटो कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सका। इसलिए जो हमास पर इस वक्त हमले जारी हैं कि मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, तोपखाने के जरिए बमबारी हो रही है और तैयारों के जरिए बमबारी हो रही है, तो इस जंग में तो मुकाबला नहीं हो सकता और ना करेंगे, ये जो तय कर लिया गया है। लेकिन फिर हर जंग में जो जारे कुव्वतें होती हैं, तबाही और बर्बादी करने के बाद फिर उन्हें अपनी ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ानी पड़ती हैं। जो ही वो ज़मीन पर कदम रखेंगे तो फिर ये जो हमारे गोरीला मुजाहिदीन हैं वो सामने आ जाएंगे, और फिर उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान में और इराक में अमरीकी अफवाज का हशर हुआ था, फिर उन्हें पसपाई इख्तियार करना पड़ी। यही हाल इसराइली फ़ौज का भी होगा। चूँकि ज़राए का ये कहना है कि अफगानिस्तान में, इराक में, शाम में पूरी जो इस्लामी दुनिया थी वो मुजाहिदीन की पुष्ट पर नहीं थी। ये पहली जंग होगी कि जिसमें तमाम दुनिया की, इस्लामी दुनिया की जो इखलाकी कुव्वत है वो भी और फौजी कुव्वत है वो भी, वो मुजाहिदीन की पुष्ट पर होगी। और इसके साथ साथ जैसे ही ज़रूरी समझा जाएगा फौरी तौर पर 2-3 नए महाज़े जंग भी खोल दिए जाएंगे। जनूबी लबनान से हिजबुल्लाह हमला करेगी, और शाम के महाज से जो शाम की मुजाहिद तंजीम में है और इराक की मुजाहिद तंजीम में है वो दोनों मिलकर हमलावर होंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि मिस्र की तरफ से
اور سمندر کی طرف سے جو حوثی باغی ہیں، حوثی ملیشیا ہے، وہ حملہ آور ہوگی۔ تو اس طریقے سے اگلے مرحلے میں جو غرب اردن ہے، جسے فلسطینی اتھارٹی کا اور اردن کا جو سرحد ہے، اس طرف سے بھی جو کچھ حماس بھی ہے، اسلامک جہاد بھی ہے اور کچھ دوسری تنظیمیں ہیں، ان کو بھی اسلحہ کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے۔ تو چاروں طرف سے اسرائیل کو گھیر لیا جائے گا اور ایک گوریلا وار شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل 1-1.5 سال کے اندر ہی گھٹنے ٹیک دے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ طویل جو یہ گوریلا وار اور پراکسی وار کی پکا جو تجربہ ہے جن تنظیموں کے پاس، نقصان تو بے شک بہت ہوگا، لیکن جو اسرائیل کی جو قوت ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اس اسٹریٹجی کے تحت۔ اس دوران جو سعودی عرب ہے اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ یہ کوشش کریں گے کہ پس منظر میں رہ کر ایک ثالثی کردار ادا کریں، تاکہ ثالث بھی ہمارا اپنا ہی ہو۔ جب یہ تھک جائیں گے دونوں فریق لڑتے ہوئے، خاص طور پر پہلے تو امریکہ اور اسرائیل نے ہی تھکنا ہے، کیونکہ جو مجاہدین ہیں انہوں نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ افغانستان میں وہ 20 سال تک لڑتے رہے اور نہیں تھکے، 25 سال عراق میں لڑتے رہے اور نہیں تھکے، اور جو فلسطین میں تو پچھلے 30-40 سالوں سے لڑ رہے ہیں اور نہیں تھکے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ ایک بار پھر وہ حملہ آور ہو گئے ہیں جب پوری دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ مسئلہ شاید حل ہو گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، کیونکہ ہمارے جو بہت سے ناظرین تھے ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جو حقیقی صورتحال ہے اور جو آئندہ کا منظر نامہ ہے، براہ کرم اس کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز بنائی جائیں، اسرائیل حماس جنگ کے حوالے سے جو ڈیلی بیسس پہ واقعات ہو رہے ہیں اس پر تو سارے لوگ کوریج کر رہے ہیں۔ جو اصل صورتحال ہے، جو اس جیو اسٹریٹجک حوالے سے جو پلاننگ چل رہی ہے، اور خاص طور پر یہ جو بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ باقاعدہ رابطے ہوئے ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان، اور یہ معاملہ طے کر لیا گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے اور اسرائیل کے ایشو پر یہ دونوں ممالک اب ایک طویل المدت طور پر ہمیشہ مل کر چلیں گے، اور جب یہ دونوں ممالک یا دونوں گروپ مل کر چل رہے ہوں گے تو لا محالہ روس اور چین کی طرف سے بھی انہیں غیر معمولی اور غیر مشروط سپورٹ حاصل ہوگی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں پہلی بار طاقت کا توازن برابر ہونے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اس حوالے سے جو مسلمانوں پر آزمائش کا پیریڈ تھا وہ بہت لمبا ہو گیا، فلسطینیوں پر بھی خاص طور پر، وہ انشاءاللہ العزیز جلد اس کا وقت ختم ہوگا، اور جو آزاد فلسطینی مملکت حقیقی معنوں میں وہ قائم ہوگی، اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، اب اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔